वेलकम टू कैमरोमा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या टॉपिक का नाम? सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो देखो, जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उस टाइम पे हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। मतलब हमने क्या किया था, हमारा सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है। तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या, हमने जो सॉल्यूशन बनाना है वो कैसे बनाएंगे? हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो किस में होगा? लिक्विड में। और जो हमारा सोल्यूट होगा वो क्या होगा? सॉलिड में। हमने कौन सा सॉल्यूशन बनाना है? सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो, इसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एक, शुगर इन वाटर, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन, या फिर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सॉल्ट इन वाटर। ये क्या होगा आपका? साल्ट सॉल्यूशन। तो देखो, शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पे हमने बात की थी, ये किसका एग्जांपल आपका? सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो, जैसे ही हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। मैंने क्या लिया है, एक बीकर में मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने? बीकर में वाटर लिया। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं शुगर सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, यहां से शुगर ऐड करेंगे या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे तो हम सॉल्ट ऐड करेंगे, शुगर सॉल्यूशन बना रहे तो हम शुगर ऐड करेंगे। तो देखो, जैसे ही मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से शुगर ऐड कर रही हूँ, जैसे आपकी शुगर क्या होगी? ऐड होगी आपके सॉल्यूशन में या फिर आपके लिक्विड में, तो क्या होगी? आपकी डिसोल्व होगी। ठीक है। और जितनी यहाँ पे जो हमने ये लिक्विड लिया है, ये क्या है आपका? वाटर। तो देखो, जैसे ही आप कंटिन्यू क्या करो, शुगर को ऐड कर रहे हो और उसको क्या करो, कंटिन्यू स्टीरिंग कर रहे हो, तो आपका वाटर में क्या हो जाएगी? वो सोल्यूबल होती है। हम घर पे भी देखते हैं, जब हम क्या करते हैं, शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसमें डिसोल्व हो जाती है। तो देखो, जैसे हम शुगर को ऐड करते जा रहे हैं, वो क्या हो रही है, उसमें डिसोल्व हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे ही हम और ज्यादा शुगर ऐड करेंगे, मतलब और पार्टिकल्स ऑफ शुगर ऐड करेंगे या फिर मोर नंबर ऑफ सोल्यूट ऐड करेंगे, क्योंकि शुगर यहाँ पे क्या है आपका? सोल्यूट है। ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे और शुगर ऐड करते जाएंगे, तो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपकी शुगर जो है फर्दर वहां पे क्या होगी? डिसोल्व नहीं होगी। क्या होगी? फर्दर मतलब वो आगे क्या होगी? आपकी सोल्यूबल नहीं होगी। तो उस टाइम पे जो आपका सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और यही क्या होती है आपकी? सोल्यूबिलिटी। तो देखो, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब जितना मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, सोल्यूट किस में ऐड कर सकते हो? जो भी आपने लिक्विड लिया है वो लिक्विड, और जो क्या उसमें डिसोल्व हो जाए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डेट कैन बी एडेड या फिर डेट कैन बी डिसोल्व इन पर्टिकुलर लिक्विड, वो क्या बताएगा आपका? टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो क्या बताएगा आपके सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी। तो डेफिनेशन लिखते हैं, solubility of a solute या फिर solubility of a solid in liquid can be defined as solubility of a solid in liquid can be defined as the maximum amount of solute, या फिर हमने क्या लिया, सॉलिड में सॉल्यूशन बनाया तो हम ये लिख सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट that can be added या that can be dissolved to a liquid या फिर to a particular liquid। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा आपका, या फिर लिक्विड आपने किस में लेना है? 100 ग्राम में। तो वहां पे जो आपको लिक्विड लेना हो क्या होगा? 100 ग्राम में आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, टू फॉर्म a saturated solution at that temperature तो ये क्या बताएगा? आपके सॉल्यूशन की
सोल्यूबिलिटी को, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें पता चल गया कि अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वहां पे जितनी आप अपने वाटर में मैक्सिमम शुगर डिसोल्व कर सकते हो वो क्या बताएगा आपके सॉल्यूशन की, या फिर आपके वो शुगर सॉल्यूशन की क्या बताएगा, उसकी सोल्यूबिलिटी बताएगा। अगर हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट बताएगा। तो देखो जैसे ही आप फर्दर क्या करो, शुगर पार्टिकल ऐड कर रहे हो, जैसे ही आप क्या करोगे शुगर ऐड कर रहे हो, तो उसके बाद फर्दर क्या आएगा, क्या हुआ, वो शुगर आपकी डिसोल्व तो नहीं हो रही, तो क्या हो जाएगी, वो आपकी क्या हो जाती है, सॉलिड पार्टिकल ऐसे इकट्ठे नहीं हो जाते, तो यहाँ पे क्या बनते हैं आपके क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका एक इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो एक इक्विलिब्रियम बनने के बाद आप उसे क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बनता है, क्रिस्टलाइजेशन। आगे करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास क्या बन गया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था। तो फर्दर आपने क्या बोला था कि अगर आप क्या कर रहे हो, और सोल्यूट पार्टिकल क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद अगर आप और भी क्या कर रहे हो, सोल्यूट ऐड कर रहे हो, तो वो क्या हो रहे हैं, आपके डिसोल्व नहीं हो रहे, उसे ही आपने क्या बोला था, आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। तो अभी आपने क्या किया, और भी सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, आपकी सॉल्यूशन में डिसोल्व नहीं हो रहे। अगर डिसोल्व नहीं हो रहे तो वो क्या हो रहे हैं, आपके सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाते हैं ना, ऐसे क्रिस्टल से बन जाते हैं। तो इसे ही आपने क्या बोला था, आपका क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, या फिर यहाँ क्या क्या बनता है, आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है। तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या बनता है, जैसे आपने क्या किया, सोल्यूट पार्टिकल ऐड किए, और आपके सॉल्यूशन में जो डिसोल्व है वहां पे भी क्या है, आपके सोल्यूट पार्टिकल है। तो वो क्या करेंगे, जैसे ही आप और सोल्यूट पार्टिकल ऐड कर रहे हो, और जो आपके सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी सोल्यूट पार्टिकल है, वो दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद क्या हो जाएंगे, वो आपके सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं, और क्या बन जाते हैं, आपके यहाँ पे क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जितने सोल्यूट आपके क्या होंगे, आगे डिसोल्व हो रहे हैं, उतने ही क्या होंगे, आपके सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं, वो क्या होता है, आपकी क्रिस्टलाइजेशन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, मतलब अगर आपके दो सोल्यूट क्या हो रहे हैं, डिसोल्व हो रहे हैं, तो दो क्या करेंगे, आपके सॉल्यूशन से बाहर निकल रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, जो आपका सॉल्यूशन बनता है वो कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, क्या बनना था आपका, सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को तो हमने क्या बोला था, डिसोल्यूशन। और फर्दर क्या हो रहा था, जब आपके पास सैचुरेटेड स्टेट आ गई थी, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था, उसके बाद आप जब और सोल्यूट क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो फिर क्या हो रहा था, आपके पास क्रिस्टलाइजेशन बनना स्टार्ट हो रहा था। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब देखो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर ली, क्रिस्टलाइजेशन की बात कर ली। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले जो आपका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होता है। मतलब जब तक आपका क्या हो रही थी, आपकी शुगर, आप जैसे स्टार्टिंग में आपने थोड़ी सी शुगर ऐड की, उसको डिसोल्व किया, फिर आपने और शुगर ऐड कर रहे हो, वो भी डिसोल्व हो रही है, तो वो आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है उसे आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले जो भी आपका सॉल्यूशन बनता है उसे आप क्या बोलते हो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो जब भी आपका सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनना मतलब वो उसमें क्या हो रहा है, डिसोल्व हो रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपने सॉल्यूशन बनाते टाइम दो टर्म यूज की है, क्या क्या यूज किए, सोल्यूट और सोलवेंट। तो देखो जब भी आप क्या कर रहे हो, अपने सॉलिड की सोल्यूबिलिटी देख रहे हो, तो सोल्यूबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो भी आपने सोल्यूट लिया है उसके नेचर के ऊपर, और जो भी आपने क्या लिया, सोलवेंट लिया है उसके नेचर के ऊपर। तो देखो अगर सोल्यूट का नेचर क्या है, पोलर है, और जो आपने सोलवेंट लिया है और उसका नेचर भी क्या है, अगर आपके पास पोलर है, मतलब क्या है, अगर आपने सोल्यूट भी पोलर लिया है और जो आपने सोलवेंट भी पोलर लिया है, अगर दोनों आपके पास क्या है, पोलर है, तो उस टाइम पे क्या होगी, आपकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है, या फिर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है। और अगर आपने क्या लिया है, नॉन पोलर, मतलब आपका सोल्यूट क्या है, नॉन पोलर है, और जो सोलवेंट है वो भी क्या है, आपका नॉन पोलर है। अगर दोनों के दोनों क्या है, आपके नॉन पोलर है, उस टाइम पे भी क्या होती है, आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करती है। अगर आप क्या करते हो, सोल्यूट लेते हो नॉन पोलर और सोलवेंट क्या लेते हो आप, पोलर, उस टाइम पे क्या होता है, आप उसको डिसोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, उनका नेचर डिफरेंट हो जाता है। आपके सोल्यूट का नेचर कुछ हो रहा है, आपके सोलवेंट का नेचर क्या है, पोलर है, और आपके सोल्यूट का नेचर क्या है, नॉन पोलर है। तो उस टाइम पे वो क्या हो जाती है, आपकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा से कुछ सोल्यूबल नहीं होगा, स्प्रिंगली सोल्यूबल हो सकता है बट कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होगा। ऐसे ही सेम अगर आपने सोल्यूट क्या लिया पोलर, और अगर आपने सोलवेंट क्या लिया नॉन पोलर,
उस टाइम पे भी सेम क्या होगा आपका सोल्युबिलिटी, मतलब स्प्रिंगली सोल्यूबल हो सकता है, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होगा। तो ये कौन से फैक्टर है, मतलब ये क्या है आपके सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर ही है, वो क्या करता है आपके सोल्यूशन के ऊपर, मतलब आपका जो सोल्यूशन बनता है उसकी सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके सोल्यूट के नेचर पे और सोलवेंट के नेचर के ऊपर। पढ़ते हैं हम अभी आगे। फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्युबिलिटी। तो देखो आपके ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट या फिर सोल्यूट। तो देखो जब भी आपका सॉल्यूशन बनता है सोलवेंट और सोल्यूट से ही बनता है, तो देखो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, नेचर ऑफ सोल्यूट, और साथ में क्या करेंगे नेचर ऑफ सोलवेंट। आपके जो सोल्यूट का नेचर है और जो सोलवेंट का नेचर है उनके ऊपर क्या करेगी आपकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। तो अभी अभी हमने क्या देखा था कि अगर आपका सोल्यूट क्या है पोलर है और आपका सोलवेंट भी क्या है पोलर है, दोनों के दोनों अगर आपके पोलर हैं वो क्या करेंगे डिसोल्व करेंगे, मैक्सिमम क्या करेंगे सोल्युबिलिटी शो करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पोलर, डिसोल्व, पोलर, या फिर और क्या बोल सकते हो नॉन पोलर, डिसोल्व, नॉन पोलर, या फिर क्या बोलते हो आप लाइक, डिसोल्व, लाइक। तो देखो पोलर, डिसोल्व, पोलर में क्या होगा आपका जो सोल्यूट होगा वो भी क्या होगा पोलर होगा, और जो आपने सोलवेंट लिया है वो भी क्या होगा आपका पोलर ही नेचर होगा। तो देखो जैसे आप सोल्यूट में यहाँ पे क्या एग्जांपल ले सकते हो, NaCl। NaCl क्या है आपका सोल्यूट है और ये क्या होता है पोलर ही नेचर होता है। तो जैसे ही आप उसको क्या करोगे वाटर में डिसोल्व करते हो, वाटर क्या है आपका पोलर ही नेचर है, तो जैसे ही उसको क्या करोगे NaCl को आप वाटर में डिसोल्व करते हो तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या होगी मैक्सिमम होगी। बट अगर आप यहाँ पे क्या लो कोई भी नॉन पोलर सोल्यूट ले लो, अगर आप यहाँ पे नॉन पोलर सोल्यूट लेते हो और उसको क्या करोगे पोलर सोलवेंट में डिसोल्व करते हो, तो उस टाइम पे वो क्या होगा उसकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी लेस होगी, या तो वो बिल्कुल ही सोल्यूबल नहीं होगा, या फिर अगर वो सोल्यूबल होगा तो क्या होगा स्प्रिंगली सोल्यूबल होगा। सेकंड क्या है, अगर आपने क्या लिया है नॉन पोलर, डिसोल्व इन नॉन पोलर, मतलब आपको क्या करना है आपका जो सोल्यूट है उसका भी सेम नेचर होना चाहिए और जो आपका सोलवेंट है वो भी क्या होना चाहिए बिल्कुल सेम नेचर का होना चाहिए। मतलब अगर आपने सोल्यूट नॉन पोलर लिया है और सोलवेंट भी नॉन पोलर लिया है उस टाइम पे आपकी जो सोल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे आप नॉन पोलर कोई भी सोलवेंट ले सकते हो जैसे CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन। यहाँ पे नॉन पोलर आप क्या लोगे, कोई भी सोल्यूट है आपका नॉन पोलर जैसे आयोडीन ले सकते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं नॉन पोलर ही है, नॉन पोलर को जैसे ही आप नॉन पोलर में डिसोल्व करोगे वो क्या दिखाएंगे मैक्सिमम सोल्युबिलिटी। पर अगर आप क्या करोगे, अगर आपने क्या लिया कोई भी नॉन पोलर लिया और उसको क्या करोगे पोलर में डिसोल्व करोगे तो वहां पे क्या होगी उसकी सोल्युबिलिटी बहुत ही या तो कम ही होगी या फिर वो उसमें सोल्यूबल ही नहीं होगा। सेकेंड फैक्टर करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, करते हैं एक बार यहीं पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखो जब भी आप क्या बना रहे हो कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो, कोई भी सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हो, क्या कर रहे हो सॉलिड आपने सोल्यूट लिया है, तो देखो जो आपके सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, मतलब आप उनको फर्दर क्या कर सकते हो कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उनके ऊपर आप प्रेशर लगा के ऐसे उनको क्या कर रहे हो प्रेशर लगा के डिसोल्व नहीं कर सकते। तो क्या होगा जो भी आपका सॉलिड या फिर लिक्विड का कोई भी केस है उस टाइम पे आपके प्रेशर का क्या होता है कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो क्या है आपके ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, या फिर आप उनको बोल सकते हो वो क्या है आपके इनकम्प्रेसिबल है, मतलब आप उनको फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी आपके क्या है कंप्रेस्ड है। नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। थर्ड फैक्टर है आपका इफेक्ट, और या सेकंड भी बोल सकते हो क्योंकि प्रेशर का तो क्या होता है आपके सोल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होता ही नहीं, तो सेकंड की फैक्टर क्या होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। तो देखो आपने ये दो प्रोसेस पढ़ी होंगी पहले कभी, एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नेक्स्ट क्या आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें आपकी क्या होती है हीट रिलीज होती है,
और जो आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, जिसमें आपको क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हीट क्या होती है आपकी रिक्वायर्ड होती है। तो देखो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तो देखो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलते हैं आपको कि अगर आपके पास क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर अगर आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है और आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी सोलिबिलिटी के ऊपर क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है। तो देखो अगर आपने क्या लिया एंडोथर्मिक, आपकी कोई भी रिएक्शन है या फिर कोई भी आप सॉल्यूशन बना रहे हो, वहां पे क्या हो रहा है, उस सॉल्यूशन को क्या करना है, हीट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या है, आपको हीट की रिक्वायरमेंट है, और जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो उसको क्या करना है, अगर आपको सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आप क्या करोगे, उसको हीटअप करते हो। हीटअप करने के बाद क्या होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब क्या है, अगर आपके पास प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक है और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो आप कैसे लिख सकते हो, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस as we increase the temperature or we heat the solution then solubility will इंक्रीज। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए आप क्या करोगे, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आपकी सोल्यूबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज करेगी। और जब आपने क्या लिया है एक्सोथर्मिक प्रोसेस लिया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, आपकी हीट ऑलरेडी बाहर निकल रही है, और अगर आपकी हीट क्या हो रही है, बाहर निकल ही रही है, और अगर आप उसको क्या करो फर्दर और भी हीट कर रहे हो तो आपकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर क्या होगा, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप क्या बोल सकते हो, अगर आपने क्या लिया एक्सोथर्मिक प्रोसेस ले रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वहां पे क्या होता है, आपकी सोल्यूबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब जैसे ही आप क्या करते हो, फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस as we increase the temperature the solubility of the solution is decrease या फिर कंटिन्यू डिक्रीजिंग। तो देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, ऑलरेडी आपकी हीट निकल रही है, और हीट निकल रही है तो आपको उसका टेम्परेचर या फिर सॉल्यूशन को हीटअप करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और अगर आप क्या करो उसको हीटअप ही नहीं कर रहे तो आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी नहीं। तो पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप बोल सकते हो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे ही क्या हो जाती है, आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो देखो अभी तक आज जो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ रहे हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। मतलब आपने क्या लिया था, आपने लिक्विड में सॉलिड सोल्यूट ऐड किया था, तो वहां पे सबसे पहले आपके पास क्या बन रहा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद आपके पास एक ऐसी कंडीशन आई थी, मतलब एक क्या हुआ था, आपके पास इक्विलिब्रियम अटेन हुआ था, और इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद क्या था, आपके पास क्रिस्टलाइजेशन हो रही थी। मतलब वहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप मोर सोल्यूट ऐड कर रहे हो सेम क्या हो रहा है, आपके वहां से सोल्यूशन से सोल्यूट पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। मतलब आपके पास क्या हो रही थी, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा था, जितना आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो उतना ही क्या हो रहा था, आपका सोल्यूट सोल्यूशन से बाहर निकल रहा था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, फैक्टर इफेक्टिंग पढ़े थे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, आपकी सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ सोल्यूट या फिर नेचर ऑफ सोलवेंट। मतलब आपने दोनों का इफेक्ट क्या किया था, स्टडी किया था कि आपने जो सोल्यूट लिया है उसका नेचर कैसा है, और जो आपने अपना सॉल्यूशन बनाने के लिए जो भी सोलवेंट यूज किया है उसका नेचर कैसा है। अगर दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है उस टाइम पे क्या हो रहा था, आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर रही थी। अगर दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है, तो उस टाइम पे उनकी सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सेकंड फैक्टर आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर कर रहे थे, प्रेशर का तो नॉर्मली है, सॉलिड और लिक्विड के ऊपर कोई इफेक्ट होता ही नहीं। थर्ड फैक्टर क्या था आपका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। तो देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए तो क्या था कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो वैसे ही क्या हो जाती है, आपकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। और जो आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी उसमें क्या था, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आपकी सोल्युबिलिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक क्या है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स।